बहुत समय पहले की बात है। नवलपुर गांव में बलवंत नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। उसके पिता एक मशहूर आदमी थे, क्योंकि उनका एक ढाबा था, काका देसी तंदूरी मटन। उनके जैसा मटन तंदूर कोई बना ही नहीं पाता था। लोगों की भीड़ जमा रहती थी खाने के लिए। उन्हें चाहिए तो सिर्फ काका का मटन तंदूर ही चाहिए था। काका के साथ उनका बेटा बलवंत भी हाथ बंटवाया करता था, और अब उसे भी मटन तंदूरी बनाना अच्छे तरीके से आ चुका था। लेकिन कहते हैं ना, जब किस्मत करवट लेती है तब सब कुछ अच्छा भी हो जाता है और बुरा भी। इस बार बलवंत के साथ बहुत बुरा हुआ। बलवंत के पिता एक बड़ी बीमारी में फंस गए थे। बहुत दवाइयों के बाद भी उनका बचना नामुमकिन था, और कुछ दिन बाद आखिरकार वे इस दुनिया को छोड़कर चले ही गए। पिता के मरने के बाद बलवंत पर बहुत सारा कर्ज आ गया था, इसलिए उसने अपना ढाबा बेच दिया, और ढाबा बेचने से कर्ज चुका दिया। फिर घर बार भी अच्छे से चलने लगा। लेकिन कहते हैं ना, घर पर बैठकर पैसा बढ़ता नहीं बल्कि काम करने से होता है। ठीक उसी तरह बलवंत के पास भी पैसों की तंगी होने लगी। अब उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो फिर से ढाबा खोल सके, इसलिए उसने उसी ढाबे पर नौकरी करना शुरू कर दिया। बलवंत जब से ढाबे पर गया तब से लोगों की भीड़ बढ़ने लगी थी। लोगों को काका के तंदूरी मटन का स्वाद अब बलवंत के हाथों में भी महसूस होने लगा था। लोग रोज आते, तंदूरी मटन खाते और ढाबे की तारीफ करते। बलवंत भाई, एक बात बोलूं, कसम से आज काका की याद आ गई। वही स्वाद, वही मसाले, वही महक, मानो हम सबको सब कुछ मिल गया हो। ऐसा मटन तंदूरी मैंने पहले कभी नहीं खाया, सिर्फ तुम्हारे पिताजी को छोड़कर। अरे भैया, सब ऊपर वाले की लीला है। उन्होंने जैसा चाहा हम वैसे बन गए। और रही बात मसाले की, तो मुझे अपने बापूजी के सारे मसाले आते हैं। इसमें कितना क्या पड़ेगा मुझे सब पता है, इसलिए आज तुम्हें वही काका वाला स्वाद मिल रहा है। ऐसे ही लोग आते, बलवंत से थोड़ी बात करते, मटन तंदूरी खाकर अपने घर चले जाते। अब ढाबा अच्छे मुनाफे में चल रहा था। मालिक, आपने मुझसे कहा था कि जब कभी दुकान चलेगी तब आप मेरा पैसा बढ़ाएंगे। अभी तो 50 किलो मटन लग जाता है, तो अब मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए। अरे बलवंत, पागल हो गए हो क्या? मैंने कब बोला था? मैंने तो ये कहा था कि आगे चलकर जब कभी मटन का रेट बढ़ेगा तभी पैसे बढ़ाऊंगा, चाहे थोड़ा बढ़े या ज्यादा। तुम्हें बनाना तो एक ही बार पड़ता है ना, तो पैसे किस बात के बढ़ाऊं, इतना बताओ। क्या मालिक, आपने ही तो बोला था कि अगले महीने तुम्हारी सैलरी 10,000 रुपए कर दूंगा, लेकिन अभी तक मेरी सैलरी सिर्फ 8,000 रुपए है। बोलिए इसे कैसे चलेगा? अगर आप मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे तो मैं काम नहीं करूंगा, अपने घर चला जाऊंगा। अरे तू घर चला जाएगा तो चला जा, मेरा क्या नुकसान है? मुझे पैसे देने हैं, दूसरा आएगा। 2 दिन मेरा ढाबा नहीं चलेगा, पर तीसरे दिन तो चल ही पड़ेगा ना। अगर तुझे काम करना है तो ठीक है, नहीं तो जा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। इतना सुनकर बलवंत घर वापस लौटने लगा। घर लौटते वक्त उसने सोचा, क्यों ना किसी दूसरे ढाबे पर बात कर लूं, और ये सोचकर वो दूसरे ढाबे पर गया। भैया, मैं काका ढाबे वाले का बेटा हूँ। मुझे काम की बहुत जरूरत है। क्या आप मुझे काम पर रख सकते हैं? मैंने सुना है कि आप अपने कारीगरों को अच्छा पैसा देते हैं। अगर मुझे 10,000 रुपए महीना दे दें तो मैं काम कर लूंगा। बोलिए, क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं? हाँ जरूर, क्यों नहीं। मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूँ, लेकिन मेरे पास एक कारीगर पहले से है, उसे मैं हटा नहीं सकता। और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं 2 कारीगर रख सकूं। और हाँ, एक बात और कहना चाहता हूँ, ये जो आप अपने बाप के ढाबे वाले का नाम लेकर प्रचार करते जा रहे हैं, वो दिन अब गए। अब आपको खुद अपने दम पर एक नया नाम खड़ा करना होगा। मेरी बात समझ गए या और समझाऊं? नहीं भाई साहब, मैं समझ गया। आप जो कह रहे हैं मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। एक दिन मैं खुद अपने दम पर अपना ढाबा खोलूंगा, आपसे वादा करता हूँ। बस वक्त मेरा साथ दे दे, मैं सब कुछ पहले जैसा कर दूंगा। इतना बोलकर बलवंत घर चला आता है। घर आकर अपनी पत्नी चंचल से सारी बातें बता देता है। फिर चंचल बलवंत से कहती है, अरे जब इतने पैसों में गुजारा हो रहा था तो तुम पैसे क्यों भरवाना चाहते थे, और ऊपर से अपना काम भी छोड़ दिया। अब घर पर बैठकर कैसे गुजारा होगा? मेरी बात मानो, मालिक के पास जाओ और माफी मांगकर फिर से काम शुरू करो। नहीं चंचल, अब मैं किसी के यहाँ नौकरी नहीं करूंगा। मैं अब खुद का ढाबा खोलूंगा, चाहे मुझे उधारी लेकर दुकान खोलनी पड़े, मैं जरूर खोलूंगा। और हाँ, अब मैं अपनी एक नई पहचान बनाऊंगा। बड़े बड़े सपने देखने से घर नहीं चलता। वक्त ने साथ दिया तो सब कुछ सही रहेगा, अगर वक्त ने साथ नहीं दिया तो हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते।
इसलिए मेरी बात मानो, ढाबे पर फिर से काम करने चले जाओ, नहीं तो मैं खुद जाऊंगी, क्योंकि मुझे अपने बच्चों का पेट पालना है। चंचल की इतनी बात सुनकर बलवंत तुरंत फिर से ढाबे के मालिक से मिलने चला जाता है और वहां जाकर कहता है, मालिक, मुझे माफ कर दो, मैं अपने जोश में अपना होश खो बैठा था। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं बोलूंगा, बस आप मुझे फिर से अपने काम पे रख लो। कोई बात नहीं, गलती इंसानों से ही होती है। कल सुबह से आना और रात को घर वापस जाना, क्योंकि अब तक मुझे काम करवाने की जरूरत थी, लेकिन अब तुझको काम करने की जरूरत है। इसलिए अब तुझे महीने के सिर्फ 5,000 रुपए मिलेंगे। पर मालिक, आप तो मुझे 8,000 रुपए देते थे, तो अचानक ऐसे कम क्यों कर दिए? काम करना है या नहीं करना, ज्यादा सवाल जवाब मत करो और अपने घर जाओ। इतने पैसों में काम करना है तो कल से आना, नहीं तो मत आना। समझ में आया? ढाबे वाले मालिक की इतनी बात सुनकर बलवंत कुछ नहीं बोलता और घर वापस आ जाता है। उसे पता था कि ये सब उसकी पत्नी के कहने पर हो रहा है, लेकिन बलवंत करता भी क्या? इतना सोचकर बलवंत सो जाता है। सुबह होते ही वो फिर ढाबे पर पहुंच जाता है। वहाँ मालिक उसे खूब काम करवाता है। तंदूरी वाटन बिक जाने के बाद भी मालिक उसे ढाबे पर ही खड़ा रखता है, बैठने तक को नहीं कहता। पहले बलवंत को शाम तक छुट्टी मिल जाती थी, लेकिन अब उसे रात को ही छुट्टी मिलती है। वो थक हार कर घर जाता है और जो भी पैसे कमाता है चंचल को दे देता है। चंचल कभी उसका हाल नहीं पूछती थी, उसे प्यार था तो बस पैसों से। बलवंत को ये बात बहुत बुरी लगती थी। वो बिना कुछ खाए पिए सो जाया करता था। ऐसे करते करते महीने बीत गए और बलवंत की तबीयत खराब होने लगी। एक दिन सुबह जब वो ढाबे की तरफ जा ही रहा था, तब तबीयत खराब होने के कारण वो जमीन पर गिर जाता है। बलवंत को गिरता देख बगल का जग्गू नाम का आदमी दौड़ कर आता है और उसे उठाता है। अरे भैया बलवंत, क्या हो गया? अचानक गिर क्यों पड़े? तबीयत ठीक नहीं है तो काम पर क्यों जा रहे हो? चलो घर चलो। नहीं नहीं जग्गू, मुझे काम पर जाना ही होगा। मैं ढाबे पर काम करके घर लौट आता हूँ, पर दिन ऐसे आ गए हैं कि बिना खाना खाए ही सो जाता हूँ। मुझे 3 दिन हो गए खाना नहीं खाए, इसी वजह से चक्कर आ रहे हैं। मेरी हालत बहुत खराब है। घर में इज्जत नहीं, ढाबे पर इज्जत नहीं। इस जमाने में तो सिर्फ पैसा ही सब कुछ है। नहीं बलवंत, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, वहाँ थोड़ा आराम करो, फिर हम बैठकर बातें करेंगे। मेरे पास कुछ पैसे हैं थोड़ा बहुत, हम दोनों मिलकर कोई अपना काम शुरू करते हैं। तुम मुझे अपने काम पर रख लेना, जो भी मुनाफा होगा वो तुम्हारा, मुझे नहीं चाहिए। जग्गू की इतनी बात सुनकर बलवंत उसके घर चला जाता है। वहाँ पहुंचकर भर पेट खाना खाता है, थोड़ा आराम करता है और फिर दोनों बातें करने लगते हैं। सुनो जग्गू भाई, मेरे पास पैसे तो ज्यादा नहीं है, पर हुनर है। मैं अपने पिता की दुकान पर तंदूरी मटन बनाया करता था और ढाबे पर भी वही बनाता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा तंदूरी मटन पूरे गांव को पसंद आएगा। अगर मैं एक ढाबा खोल लूं तो शायद सब कुछ ठीक हो जाए। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं बलवंत, तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे, मुझे यकीन है। लेकिन शुरुआत हम ढाबे से नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास उतना पैसा नहीं है। इसलिए मेरी बात मानो, मेरे पास जो थोड़े पैसे हैं वो ले लो और एक ठेला खरीद लो। ठेले पर ही शुरुआत करो, अगर काम चल निकला तब ढाबा खोल लेना। हाँ, तुम बिल्कुल सही कहते हो। मैं भी सोच रहा हूँ कि देसी मटन तंदूरी के नाम से एक ठेला चलाऊं। जब पैसे इकट्ठा हो जाएंगे तब अपना ढाबा खोल लूंगा और तुम मेरे साथ काम करना। जो भी मुनाफा होगा उसमें तुम्हारा हिस्सा जरूर रहेगा। इतनी बातें करने के बाद बलवंत जग्गू से पैसे लेकर अपने घर जाता है और अपनी पत्नी चंचल को सारी बातें बता देता है। तब चंचल बलवंत से कहती है, हाँ, अब बात हुई ना सही। मैं पैसे इसलिए बचाकर रख रही थी कि ढाबे वाले मालिक को तमाचा मारना है। उसे क्या लगता है कि उसका ढाबा सिर्फ उसके नाम से चलता है? कभी नहीं, उसका ढाबा तुम्हारे बनाए हुए तंदूरी मटन पर चलता है। मैं चाहती हूँ कि हमारी अपनी एक दुकान हो और उसका मालिक तुम हो, और इसके लिए पैसे होना जरूरी थे, इसलिए मैं पैसे इकट्ठा करके रखती रही। हाँ, अगर हम शुरुआत ढाबे से नहीं कर सकते तो एक ठेले से ही कर सकते हैं। चंचल की इतनी बात सुनकर बलवंत बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन सुबह सुबह वो जग्गू को लेकर बाजार निकल पड़ता है। बाजार में जाकर मसाले खरीदता है और फिर रहीम के पास जाकर ताज़ा मटन ले आता है।
घर लौटकर दोनों मिलकर बड़े प्यार और मेहनत से तंदूरी मटन तैयार करते हैं। मटन तैयार होते ही वे अपना ठेला लेकर बाजार के मोड़ पर जा खड़े होते हैं। थोड़ी देर तक तो कोई नहीं आता, पर जैसे ही तंदूरी की खुशबू हवा में फैलती है, लोग खींचे चले आते हैं। भैया, ये खुशबू तो बड़ी लाजवाब है, जरा एक प्लेट दे दो। मुझे तो इसे देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अब और इंतजार नहीं होता, लाओ मुझे एक प्लेट दो भाई। अरे, इतना स्वादिष्ट मटन तो हमने कभी नहीं खाया। आज तुम्हारे पिताजी की याद आ गई बेटा। कसम से पेट भर गया, लेकिन अभी मेरा मन नहीं भरा। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जाती है और देखते ही देखते सारा तंदूरी मटन बिक जाता है। दोनों के चेहरों पर खुशी झलकती है। शाम को घर लौटकर वे मुनाफा गिनते हैं और बराबर बराबर बांट लेते हैं। अगले दिन फिर वही रूटीन, सुबह तैयारी, ठेला लगाना, खुशबू से ग्राहकों का आना और शाम को मुस्कुराते हुए घर लौटना। ऐसे करते करते कई दिन बीत जाते हैं और उधर ढाबे वाला मालिक परेशान हो जाता है। क्या हो गया लोगों को? अब कोई मेरे ढाबे पर क्यों नहीं आता? कहीं ऐसा तो नहीं कि गांव में कोई नया ठेला या ढाबा खुल गया हो और वो बलवंत, वो तो बिना बताए चला गया था। कहीं वही तो कुछ नया नहीं कर बैठा। चलो खुद ही जाकर देखना पड़ेगा। इतना कहकर ढाबे का मालिक गांव की ओर निकल पड़ता है। थोड़ी दूर चलते ही उसे एक ठेला दिखता है, जिस पर मोटे अक्षरों में लिखा होता है, देसी मटन तंदूरी। वो ठेले के पास पहुंचकर गुस्से में कहता है, क्या बात है बलवंत, मानना पड़ेगा, धोखेबाज हो तो तुम्हारे जैसा। बिना बताए मेरे ढाबे से भाग गए और अब यहाँ अपना ठेला चला रहे हो। मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा और तुमने मुझे धोखा दे दिया। नहीं मालिक, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कैसे दुकान खोल सकता था? मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे। ये तो मेरे दोस्त जग्गू की मेहरबानी है जिसने मदद की। आज जो कुछ हूँ उसी की वजह से हूँ। अब तुम मेरे ढाबे पर काम नहीं करोगे? सोच लो, मैं तुम्हें मुनाफे से भी ज्यादा पैसे दूंगा। नहीं मालिक, अब मैं थोड़ा कमाता हूँ लेकिन सुकून से रहता हूँ। अब किसी की नौकरी नहीं करनी। मुझे माफ कीजिए, आप जा सकते हैं। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। बलवंत की इतनी बात सुनकर ढाबे का मालिक वहां से गुस्से में चला जाता है। इधर सारा मटन तंदूरी खत्म करने के बाद बलवंत और जग्गू दोनों घर लौटते हैं।